नहीं किया। चलो ठीक, कब तक हो जाएगा कोई अंदाजा? चलो ठीक, ओके। के हाल ही असां कहने की था नोटिफाई हाल ही जॾहिं यूनिवर्सिटी खुलती तो एडमिशन थी था 15 सितंबर के लिए इदारे खुलसन से। Assalamualaikum. Sorry dear students, कुछ सर्वर में एरर की वजह से लेक्चर हमारा लेट हो गया. Anyhow, today the topic of our discussion is diabetes mellitus. डायबिटीज के बारे में आपको इल्म है? डायबिटीज होती किस वजह से है, क्या होता है डायबिटीज में? बेसिकली हम जैसे एक लेमन टर्म में हम कहते हैं कि पेशेंट को शुगर हो रही है. इसका मतलब ये है कि पेशेंट में देयर इज एक्सेस ऑफ ग्लूकोज. शुगर यानी ग्लूकोज की एक्सेस होती है, और वो एक्सेस क्यों होती है उसकी दो वजूहात है. पहली बात, जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज का किसी भी सेल का ग्लूकोज को यूटिलाइज करना, वो डिपेंड करता है इंसुलिन की मौजूदगी पे. कोई भी सेल जो शुगर को यूटिलाइज करता है, और शुगर क्यों चाहिए होती है सेल को? फॉर एनर्जी. ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो सेल ग्लूकोज को उसी वक्त ही एब्जॉर्ब कर सकता है जब इंसुलिन मौजूद हो. अगर इंसुलिन मौजूद नहीं है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होती. ठीक हो गया? अच्छा, अब दो वजूहत होती हैं कि शुगर क्यों होती है. दो वजूहत होती हैं. एक, या तो इंसुलिन मौजूद ही नहीं हो रही, पैदा ही नहीं हो रही, या नंबर टू कि इंसुलिन तो है लेकिन सेल्स जिन रिसेप्टर की बेस पे उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब करता है, जिन रिसेप्टर की बेस पे, वहां पर इंसुलिन वहां उसको क्रॉस नहीं कर रही, उसको रेसिस्टेंस मिल रही है. ठीक है, वो रिसेप्टर रेसिस्टेंट हो रहे हैं उस इंसुलिन के लिए. अभी तक हमने कहा कि डायबिटीज क्या होती है. एक लेमन टर्म है कि डायबिटीज इज शुगर, कि जी पेशेंट को शुगर होती है. इट इज एक्सेसिव ग्लूकोज इन दी ह्यूमन बॉडी. ठीक है. अच्छा, अब ये ग्लूकोज क्यों एक्सेसिव हो जाती है? हमें पता है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन किसी भी सेल में वो तब होगी जब बॉडी के अंदर इंसुलिन मौजूद होगी. अगर इंसुलिन मौजूद ही ना हो, नंबर वन, या इंसुलिन को रेसिस्टेंस मिल रही हो, इन दो सूरतों में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा सेल में. ठीक है, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, और इसे हम बोलते हैं डायबिटीज. और डायबिटीज का ये बड़ा कॉमन रिलेशन है विद ओबीज पीपल. ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली हमारे देखेंगे ओबीज लोगों के साथ, जिनके साथ और इश्यूज भी होते हैं, हाइपरटेंशन भी होती है, हार्ट पेशेंट भी होते हैं, वगैरह वगैरह. तो डायबिटीज इज too much related with obesity. Anyhow, so diabetes is a metabolic disorder which is characterized by definition, which is characterized by hyperglycemia. ठीक है,
और ये हाइपरग्लाइसीमिया जैसे मैंने पहले बताया कि दो वजूहात की वजह से, कि या तो इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही या इंसुलिन अपना एक्शन नहीं कर पा रही, यानी इंसुलिन को रेसिस्टेंस मिल रही है, यानी इंसुलिन उस सेल रिसेप्टर को क्रॉस ही नहीं कर पा रही। जब वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रही तो वो ग्लूकोज को कैसे अपने साथ लेके जाएगी, ग्लूकोज को कैसे एब्जॉर्ब करवाएगी। ठीक है, तो ये ही दो वजूहात हैं डायबिटीज की। और इस वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा शुगर हो जाएगा जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है, जिन सेल्स को उसकी जरूरत है उनको तो वो मिल नहीं रही। अब वो क्या हो रहा है, उस शुगर का एबनॉर्मल डेपोजिशन हो रही है मुख्तलिफ एरियाज में, जैसे आईज में, किडनी में, नर्व में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, वहां पे डेपोजिशन होती जा रही है उस शुगर का, जो एक्सेसिव शुगर है, एंड दैट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। ये एक पूरा इसका सिंप्लीफाइड व्यू है, सिंप्लीफाइड एनालिसिस है कि डायबिटीज क्या है, एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी। ग्लूकोज का काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे सारे सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे सेल्स ग्लूकोज को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन होती है जो ग्लूकोज को अंदर लेके जाती है। अगर इंसुलिन ना हो या इंसुलिन अंदर जा ना पाए, खुद ही ना जा पाए सेल के अंदर, यानी उसे रेसिस्टेंस मिले, यानी जो रिसेप्टर्स हैं, जो इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, वो इंसुलिन को रिकॉग्नाइज ना करें या उसके अंदर ना जाने। ठीक है, तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसुलिन शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इंसुलिन शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर शुगर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। ये एक्सेसिव शुगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फॉर्म में डेपोजिट होना शुरू हो जाएगी। कहाँ पे होगी, जैसे आईज में हो जाएगी, किडनी में, नर्व्स में, हार्ट, ब्लड वेसल वगैरह वगैरह, और वहां पे फिर कॉम्प्लिकेशंस राइज होंगी। ये टोटल ओवरव्यू है इस डायबिटीज का, कि डायबिटीज क्या होता है और उससे कॉम्प्लिकेशन क्यों होती है। अगर हम इंसुलिन की बात करें वैसे ही, कि इंसुलिन क्या है, ठीक है, इंसुलिन बेसिकली क्या है, इंसुलिन इज अ हार्मोन या एंजाइम, जो भी आप कहें, ये क्या है, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री में भी, कि देयर आर सम एनाबॉलिक हार्मोन्स एंड देयर आर सम कैटाबॉलिक हार्मोन्स। एनाबॉलिक वो है जो बनाते हैं, कैटाबॉलिक वो है जो तोड़ते हैं। अब इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन, ये बनाएगा, ये शुगर भी बनाएगा, ठीक है, ये प्रोटीन्स भी बनाएगा और ये फैट्स भी बनाएगा, तीनों चीजें बनाएगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट जो होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, लाइक कैटेकोलामीन्स, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन वगैरह, वो क्या करेंगे, वो दे आर कैटाबॉलिक हार्मोन्स, वो क्या करेंगे, वो शुगर को भी तोड़ेंगे, फैट को भी तोड़ेंगे और प्रोटीन्स को भी तोड़ेंगे। अच्छा, अब हम शुगर की यानी कि डायबिटीज की हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें, तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो दो ही हैं, जो आपको पता है कि टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होती है। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ये बच्चों में होती है ज्यादा, टाइप 2 ये बड़ों में ज्यादा होती है। टाइप 1 मोस्टली लीन पर्सन में होती है, टाइप 2 ओबीज पेशेंट में होती है। ठीक है, टाइप 1 को हम जुवेनाइल टाइप डायबिटीज भी कहते हैं, टाइप 1 को, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं। क्यों, वो हम आगे देखें। तो हमने कहा कि मेन जो है वो दो ही टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 बच्चों में होती है मोस्टली, जरूरी नहीं है, मोस्टली बच्चों में होती है, थिन पर्सन में होती है और इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंसुलिन टोटली, इनको इंसुलिन, अब इसका यानी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इनके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, कंप्लीट डेफिशिएंसी, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती। इनका ये मसला होता है। मैंने कहा था ना, दो मसले होंगे, या इंसुलिन आई होगी ही नहीं, या इंसुलिन क्रॉस नहीं कर पाएगी, बॉडी में होगी मगर क्रॉस नहीं कर पाएगी सेल को, यानी उससे रेजिस्टेंस मिलेगी। तो पहला केस जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन है ही नहीं, जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं यानी बीटा सेल्स, वो ही डिस्ट्रॉय हुए होते हैं, लिहाजा इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, जिसको हम जुवेनाइल टाइप या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, और ये 5 to 10% होते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज, जिसको अडल्ट ऑनसेट, मैंने भी बात की कि अडल्ट में, ओबीज में, और इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें इंसुलिन बॉडी के अंदर
प्रोड्यूस हो रही होती है, बट इशू क्या है कि क्रॉस नहीं हो रही होती, यानी कि रेजिस्टेंस मिल रही होती है। ये दो मेन डायबिटीज हैं, दो मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा हम एक एक है प्री डायबिटीज स्टेज। प्री डायबिटीज ये है कि जिसमें फुल फ्लैज डायबिटीज वाले फीचर नहीं है, लेकिन उसमें ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो इम्पेयर्ड हो रही है, यानी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी अगर हमें पेशेंट में फर्स्ट टाइम डायबिटीज मिले और वो मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और क्या क्या टाइप्स हैं इसके अलावा, या क्या क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से डायबिटीज हो सकती है सेकेंडरी टू विच डिजीजेस। उनमें कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जो जो इंसुलिन की सिक्रीशन को या उसके एक्शन को इफेक्ट करते हैं। कुछ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं लाइक एक्रोमेगैली, कुशिन सिंड्रोम, ग्लूटाडोनोमा, फिब्रोमासाइटोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस। इसमें क्या होगा, इसमें भी एक्सेसिव ग्लूकोज होती है बॉडी के अंदर क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है कि पेनक्रियाज की कोई डिजीज हो, पेनक्रियाज की कोई डिजीज हो, और नंबर 4 को कोई ड्रग्स हो, केमिकल्स हो, एंड नंबर 5 कोई इन्फेक्शन हो। ये सारी कॉजेज हैं जो जो डायबिटीज की तरफ ले जाएगी। इन सारी कॉजेज में होगा क्या कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं होगी, इन सारी कॉजेज में ये हो। सो जो एक्चुअल बात है वो ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मैंने बताया कि ये बच्चों में होती है, लीन पर्सन में होती है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। टाइप 2 ये अडल्ट में होती है, मोटो में होती है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। डायग्राम इज आल्सो शोइंग द सेम थिंग। म्यूट नहीं है तो आवाजें, ठीक है। ये डायग्राम इसको डिस्क्राइब कर रहा है टाइप 1 किन में है और टाइप 2 किन में है। चलो रहने दो, टाइम गया होगा। एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज। हमारा उसमें फैमिली हिस्ट्री भी है। अच्छा, इंसुलिन की हमने जब पहले बात की थी, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। उसका मतलब ये है कि वो चीजें प्रोड्यूस करता है, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज बनाएगा कहाँ पे, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाएगा कहाँ पे करवाएगा, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। ग्लूकोज जहाँ पे ग्लूकोज की अपटेक हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज भी यूटिलाइज हो रहा है और साथ में लिपिड भी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, मसल में भी ग्लूकोज यूटिलाइज करवा रहा है और प्रोटीन भी बना रहा है, प्लस जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी कर रहा है। ये इंसुलिन का काम है। इसी तरह लिवर में अगेन एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर रहा है और लिपिड भी बना रहा है। तो ये इंसुलिन के काम है सारे, यानी इंसुलिन ग्लूकोज को यूटिलाइज भी करेगा, एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी करवा देगा, लिपिड भी बनाएगा और प्रोटीन भी बनाएगा, ठीक है। ये सारे इसके काम, नॉर्मली ये सारे इसके फीचर होते हैं। अच्छा, अब टाइप 1 डायबिटीज, मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती, बिल्कुल जीरो इंसुलिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन को जो जिन सेल्स ने प्रोड्यूस करना होता है वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। वो कौन से सेल्स हैं? दे आर बीटा सेल्स। वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं? ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। कोई ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन बीटा सेल्स की, ठीक है। बीटा सेल्स होता है पेंक्रियाज, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय सम ऑटो इम्यून मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये पेशेंट प्रोन मतलब जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं एट DR3 एंड DR4, HLA हैप्लोटाइप DR3 एंड DR4। इन पेशेंट्स के अंदर मोस्टली ऑटोइम्यून प्रोसेस जनरेट होता है और वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा वायरल इंफेक्शन, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स वगैरह ये भी इन बीटा सेल्स की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। लिहाजा पेशेंट विल सफर फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उन इवेंट्स की जो
टाइप 1 डायबिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज पेशेंट है जिसमें HLA DR3 DR4 डीरेंज्ड है, उनकी म्यूटेशन है, प्लस और क्या हुआ है कि टॉक्सिन्स की वजह से या वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है पेंक्रियाज की, उसके कौन से सेल्स की, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है आइलेट सेल्स की, और वायलेट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो आइलेट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी, जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगी, जब ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगी तो उसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा और हम कहेंगे कि पेशेंट को शुगर हो रही है, यानी पेशेंट को डायबिटीज हो रही है, एंड दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, अगेन ये भी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज हमने कहा कि ये मोस्टली ओबीज लोगों में होती है। अच्छा, उनमें होता क्या है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर शुगर यानी कि इंसुलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा खाना खाने से आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, फिजिकल एक्टिविटी ना करने से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो गई। अब ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन को ज्यादा प्रोड्यूस होना पड़ेगा ताकि ये एक्सेसिव ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाया जा सके। एक्सेसिव इंसुलिन पैदा होते होते एक वक्त वो आता है जब एक्सेसिव इंसुलिन या तो पैदा होना बंद कर देती है या फिर वो जो सेल्स जहां पर इंसुलिन इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवा रही होती है वो रिसेप्टर्स जो है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। जब वो सैचुरेट हो जाएंगे तो वो रेसिस्टेंस पैदा करेंगे अगेंस्ट दिस एब्जॉर्प्शन, लिहाजा इंसुलिन विल फील द रेसिस्टेंस, ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, लिहाजा ग्लूकोज भी अंदर नहीं जाएगा और पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, दैट विल लीड टू डायबिटीज, और इसे हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें एक्चुअली रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, यानी कि इंसुलिन होगी तो जरूर लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी, तो दिस इज द रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। टाइप 1 में प्योरली इंसुलिन डेफिशिएंसी है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी है, टाइप 2 में रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी है। ये पैथोजेनेसिस ये सारा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें होता क्या है कि इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती अपने मैसेंजर अपने रिसेप्टर के क्रॉस, लिहाजा सेकंड मैसेंजर रिस्पेक्टिव एक्शंस को आगे नहीं लेके जा रहे होते और बॉडी के अंदर इन ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाई। अच्छा, अब होगा क्या जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव शुगर हो रही है, तो अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, या मोस्टली डायबिटीज के पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई साइन सिम्टम नहीं होता, लेकिन जो क्लासिक फीचर है, जो 3 पोलीज जिसे बोलते हैं, क्लासिक फीचर है डायबिटीज के, जो कम ही मिलते हैं लेकिन दे आर क्लासिक फीचर, वो क्या होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। बहुत ज्यादा यूरिन आएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, ये 3 फीचर होते हैं, क्लासिक फीचर होते हैं डायबिटीज के। ठीक है, ये क्लासिक फीचर है। इसके अलावा मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, आपको डायग्नोज हम आखिर में करेंगे कि कैसे इसको डायग्नोज करना, क्राइटेरिया क्या है, लेकिन यानी हो मोस्टली आप क्लिनिकली देखेंगे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या अगर क्लासिक बुकिश बात कर लें तो क्लासिक फीचर वो 3 है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, ये 3 चीजें। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए बॉडी के अंदर, मैंने अभी आपको बात की थी कि जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो डेपोजिट होना शुरू हो जाएगी, और जब वो उन सेल्स के अंदर डेपोजिट होगी तो डेफिनेटली एक्सेसिवली डेपोजिट होगी तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन समथिंग wrong for that, it will cause something wrong for that cell। ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होगी। अब इसको हमने 2 में डिवाइड कर लिया, एक्यूटली कीटोएसिडोसिस यानी कोमा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, ये एक्यूट फीचर है और ये टाइप 1 डायबिटीज में होता है मोस्टली। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो एक्यूटली प्रेजेंट नहीं करते, वो क्रोनिक डिजीज के साथ प्रेजेंट करते हैं। क्रोनिक डिजीज 2 वजूहात की वजह से होती है, या छोटी वेसल्स की प्रॉब्लम होगी उन पेशेंट में, यानी शुगर छोटी वेसल्स में डिपॉजिट होंगे और उनको ब्लॉक करेंगे, या बड़ी वेसल्स में डिपॉजिट होंगे और उनको ब्लॉक करेंगे, और फिर उनसे क्या क्या डिजीज होगी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने याद करनी है, या एक्यूट प्रेजेंटेशन है या क्रोनिक है। एक्यूट कम होती है, मोस्टली डायबिटीज 1 में होती है ये प्रेजेंटेशन। इसमें होता क्या है, पेशेंट विल प्रेजेंट विद कोमा, जिसको हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ठीक है,
और लेकिन मोस्टली जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो पेशेंट प्रेजेंट करता है कॉम्प्लिकेशन के साथ, वो क्रोनिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि या तो शुगर डिपॉजिट होती है इन स्मॉल वेसल्स या वो लार्ज वेसल्स, और फिर उनसे आगे डिजीज होती हैं, वो हम देखें। सो हम अब उसका एक्शन रिव्यू कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई खाना खाया, खाना खाने से उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब वो ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब हुई है, जब वो बॉडी के अंदर आएगी ग्लूकोज, तो पेंक्रियास क्या करेगा, फौरी तौर पे इंसुलिन रिलीज कर देगा, ताकि यानी जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के इंसुलिन रिलीज करेंगे ताकि इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाया जा सके। अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगी इन द ग्लूकोज यूटिलाइज होगी इन द स्केलेटल मसल, वहां पे यूटिलाइज हो जाएगी, या वो यूटिलाइज हो जाएगी इन द एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। या वो स्केलेटल मसल में यूटिलाइज हो जाएगी, या वो एडिपोज टिश्यू में यूटिलाइज हो जाएगी। अच्छा, और जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसका क्या होगा, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी इन द मसल, या ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी इन द लिपिड, सॉरी इन द लिवर। इन दो जगह पे ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा, अगर किसी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, बॉडी में ग्लूकोज तो आ गई है, आपने ग्लूकोज खाना खाया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गई बॉडी के अंदर, इंसुलिन पैदा होनी चाहिए थी लेकिन इंसुलिन पैदा नहीं हुई, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। इंसुलिन बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर मौजूद है और एक्सेसिव है। अब क्या होगा, कैटाबोलिक, अब कैटाबोलिक इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ग्लूकोज बॉडी के अंदर है लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही बॉडी के अंदर, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही, ना स्केलेटल मसल में ना एडिपोज टिश्यू में। अच्छा, अब स्केलेटल मसल में जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज थी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसकी तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी और वो बॉडी के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसकी यूटिलाइजेशन होगी, उसकी तोड़फोड़ होगी, तो उससे जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो फिर लिवर में जाएगा, वो आगे प्रोसेस है। अच्छा, सेकेंडली क्या होगा, स्केलेटल मसल की प्रोटीन की तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, उनसे अमाइनो एसिड रिलीज होंगे, वो भी लिवर में जाएंगे। और क्या होगा, एडिपोज टिश्यू में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, ठीक है, फैट की, उससे क्या होगा, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों रिलीज होंगे और ये भी लिवर के अंदर जाएंगे। अब ये सारी चीजें क्यों लिवर के अंदर जा रही हैं, बिकॉज देयर इज नो इंसुलिन, इंसुलिन है नहीं जो ग्लूकोज को यहाँ पे यूटिलाइज करवा सके, एक्सेसिव ग्लूकोज को। इन रिटर्न क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है और इधर इन दोनों सेल्स में तोड़फोड़ हो रही है और उनके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो लिवर में आ रहे हैं। और लिवर क्या करेगा, लिवर उन एंड प्रोडक्ट से, या तो उन एंड प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनाएगा, अगेन वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि वो यूटिलाइज तो हो नहीं सकेगी। सेकेंडली, एक्सेसिव ग्लूकोज को डिपॉजिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। थर्डली, वो क्या करेगा, ये जो फ्री फैटी एसिड्स आए थे इनको क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर देगा इनटू कीटोन्स, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये कीटोन बॉडीज विल लीड टू कीटोएसिडोसिस, ठीक है। इनके एक्सेस की वजह से इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कीटोएसिडोसिस। अगर हम यहाँ मजीद बेहतर तरीके से समझा सकें, मैं बेहतर तरीके से बता सकूं कि बॉडी के अंदर इंसुलिन का लैक हो गया है, इंसुलिन है नहीं, जब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रही, दूसरी तरफ ग्लूकोज की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है क्योंकि कैटाबोलिक हार्मोन उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एट दी एंड फिर बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है। शुगर के लेवल बढ़ने से क्या होगा, पेशेंट को थकावट वगैरह फील होगी, उसे ऐसे लगेगा जैसे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, लिहाजा वो इन रिटर्न बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देगा। अच्छा, और क्या होगा, ये जो शुगर का एक्सेसिव लेवल है ये यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, जो कि यूरिन से फिर निकलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, चूंकि ग्लूकोज की तोड़फोड़ हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, जिससे लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से, उनकी वजह से क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस हो रही है, ठीक है। अगेन ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस हो रही है, उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर अगेन साल्ट भी निकल रहा है और वाटर भी निकल रहा है। अब क्या होगा, पेशेंट को साल्ट और वाटर निकलने की वजह से उसे प्यास भी ज्यादा लगेगी और वो ज्यादा पानी पीना शुरू कर देगा, ठीक है। ये सारी इसकी
पैथोफिजियोलॉजी है कि किन वजह से इनके अंदर ये सारे साइन सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, प्लस मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन भी टूट रही है और लिपिड भी टूट रहे हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, प्रोटीन भी टूट रही है और लिपिड भी टूट रहे हैं, और लिपिड टूटने से जो फ्री फैटी एसिड्स हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कीटोन्स। अब ये जो कीटोन्स हैं ये बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एसिटोएस्टेट या ब्यूटीरेट या एसीटोन, इनकी फॉर्म में, इन तीन कीटोन्स की फॉर्म में ये स्टोर हो रही है। अब ये कीटोन्स की वजह से ज़ाहिर है एसिडोसिस हो रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो रही है। जब एसिडोसिस होती है तो उससे क्या होता है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा सांस तेज तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है। उससे क्या होगा, जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और ऐसे लगेगा कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। दिस एसिडोसिस, कीटोन्स की वजह से ये जो एसिडोसिस है, this will lead to, this is actually ketoacidosis, and this will lead to the death of the patient if it is not being treated in time, क्योंकि ये acute सिचुएशन होती है और acute emergency होती है, इसे फौरन ट्रीट करना होता है। और ट्रीटमेंट वही है, वो आप देखेंगे कि डिहाइड्रेशन से बचाना है और इसे एक्सेसिव ग्लूकोज से बचाना है, ये दो चीजें देनी होती है। सो हमने देखा कि होगा क्या, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से शुगर बढ़ती जाती है बॉडी के अंदर, और बाकी जो जितने भी सेल्स हैं वहां से भी शुगर रिलीज होना शुरू होती है, प्रोटीन भी टूटना शुरू होती है, फैट भी टूटना शुरू होते हैं। उससे क्या होता है, एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है कीटोन्स की फॉर्म में। एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से वॉमिटिंग भी होती है, ज्यादा वॉमिटिंग होने से और ज्यादा यूरिन के अंदर ग्लूकोज रिलीज होने से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी का लेवल कम हो जाता है, साल्ट का लेवल भी कम हो जाता है, लिहाजा ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, पेशेंट ज्यादा पानी वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बाकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगेन मैंने पहले बात की थी कि बाकी कॉम्प्लिकेशंस में भी मेन इशू यही है कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है और वो ग्लूकोज डिपॉजिट होती है इन दोज एरियाज। किन एरियाज में? हमने कहा था छोटी वेसल्स में और बड़ी वेसल्स, माइक्रो वेसल्स एंड मैक्रो वेसल्स, उनके अंदर ग्लूकोज डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा, जब वो डिपॉजिट होंगे तो जाहिर है वो वहां पे वो इश्यूज कॉज करेंगे। मैंने कहा था कि जैसे आईज, नर्व्स, किडनी, ब्लड वेसल्स वगैरह में ये डिपॉजिट होते हैं। जैसे आईज के अंदर जब डिपॉजिट होगा ग्लूकोज, वो क्या करेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉर्बिटोल देन फ्रुक्टोज। उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा फ्रुक्टोज की वजह से ज्यादा अंदर पानी आ जाएगा, किसके अंदर, लेंस के अंदर, और दिस विल रिजल्ट इन कैटरेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह ये ग्लूकोज मुख्तलिफ और एरियाज में, उनकी वेसल्स में, जैसे ये रेटिना में आईज की रेटिना में, वहां पे रेटिनोपैथी कॉज करेगा। किडनी के अंदर वहां पे नेफ्रोपैथी, न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोपैथी, फुट के जो वेसल्स के अंदर अगर ये एब्जॉर्ब होगी तो वहां पे फुट अल्सर्स कॉज करेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा कि शुगर, हमने कहा कि डायबिटीज क्या होती है, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव ग्लूकोज इन द बॉडी। क्यों होती है? क्योंकि एक्चुअली इंसुलिन ने शुगर को एब्जॉर्ब करवाना होता है, ग्लूकोज को। बॉडी के अंदर या तो ग्लूकोज या तो शुगर या तो सॉरी इंसुलिन होती नहीं है, या होती है लेकिन इनइफेक्टिव होती है, इनइफेक्टिव होती है। इस वजह से बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। अब वो शुगर मुख्तलिफ एरियाज में डिपॉजिट होती है और वहां पे कॉम्प्लिकेशन करवाती है। अच्छा, किसी भी पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट कब लेबल करते हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया है। एक है कि उसके क्लासिक फीचर, हमने पहले बात कर ली कि क्लासिक फीचर क्या होते हैं। दूसरा ये है कि उसका लेवल क्या होता है। मोस्टली जो नॉर्मली जो ब्लड शुगर लेवल इज लेस देन 110, और मैक्सिमम लिमिट है, फास्टिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट है 126। अगर प्लाज्मा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा या 7 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा होगा, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज। लेकिन और अगर हम बात करें रैंडम का, तो रैंडम के अंदर क्राइटेरिया है 180 का, या आजकल 200 भी कहते हैं। सो 180 या 200, वैसे 180 यूज होता है मोस्टली। 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा, या अगर मिलीमोल में एसआई यूनिट्स में हम बात करें तो 11.1 मिलीमोल पर लीटर, उससे ज्यादा होगा तो अब भी हम उसे डायबिटीज बोलते हैं, 180 या 11.1 मिलीमोल पर लीटर। अच्छा,
अब किसी एक वैल्यू से आपने उसे ये डायग्नोज नहीं करना। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, या तो पेशेंट का दो बार फास्टिंग ग्लूकोज करवाया जाए या रैंडम ग्लूकोज करवाया जाए और कंसेक्टिवली दो बार आगे पीछे कंसेक्टिवली करवाया जाए और दोनों बार वो पॉजिटिव आए, यानी दोनों बार उसका लेवल अपर रेंज से ज्यादा हो, तब हम उसे डायग्नोज करेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। या पेशेंट इज हैविंग क्लासिक फीचर्स, जो मैंने पहले बात कर दी थी, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, या वो तीनों फीचर हो प्लस कोई एक रीडिंग ज्यादा हो साथ में उसका, या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज वो भी ज्यादा हो, तब हम उसे लेबल करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर लेबलिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। थैंक यू वेरी मच। Don't say जी मैम।